नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसअप लाइफ पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लोकतंत्र के एक काले अध्याय की। वो अध्याय जो 25 जून 1975 को लिखा गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला दिन, आपातकाल। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए इस देश पर इमरजेंसी इंपोज की थी। इस लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक घटना है। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय। इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। 1971 का लोकसभा चुनाव, कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां से चुनाव जीती थी। इनके सामने थे सोशलिस्ट नेता राजनारायण। राजनारायण उस चुनाव में हारे और वो उस अपनी हार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट दायर की। रिट किस बात की थी कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया। जिन गाड़ियों को केवल दिल्ली में चलने की अनुमति थी, वो रायबरेली सहित पूरे देश में चुनाव की सामग्री बांट रही थी। यशपाल कपूर, जिन्होंने बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया, वो सरकारी नौकर रहते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव मैनेज कर रहे थे। सीमा से अधिक पैसा खर्च किया उन्होंने। वोटर्स को गलत तरीके से प्रभावित किया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा, जो बड़े सख्त माने जाते थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर था, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया जाता है। उन्होंने उस सीट से राजनारायण को विजयी घोषित किया और इंदिरा गांधी पर आगामी 6 साल चुनाव लड़ने का प्रतिबंध भी लगाया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस रिट को सुनते हुए जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्रवाई में तो हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन सांसद की तरह वोट नहीं दे सकती। और उन्होंने भी इस चुनाव को खारिज किया। 3 महीने का समय दिया कि कांग्रेस पार्टी अपनी अल्टरनेट व्यवस्था कर ले। लेकिन 25 जून को ही, जिस दिन ये डिसीजन आता है, उसके अगले दिन सर्वोदयी नेता बाबू जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की। उस समय बिहार में और गुजरात में छात्रों का आंदोलन चरम सीमा पर था और उस रैली में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया। उन्होंने देश के पुलिस वालों और सैनिकों से आह्वान किया कि वो सरकार की अवज्ञा करें, ऐसे आदेश ना माने जो देश हित में ना हो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां उस संपूर्ण क्रांति के नारे की केंद्र बिंदु थी। उन्होंने आह्वान किया कि देश भर में रोज प्रदर्शन किए जाएंगे जब तक श्रीमती गांधी इस्तीफा नहीं दे देती। कहा जाता है कि उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट देवकांत बरुआ और इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग की। बरुआ ने एक विकल्प दिया कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाइए और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं। लेकिन इंदिरा जी के पुत्र संजय गांधी को यह कतई मंजूर नहीं था। उस समय तक संजय गांधी ने पूरी पावर हाईजैक कर रखी थी। उनका युग आ चुका था। 25 जून की मध्य रात्रि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान की धारा 352 के तहत पूरे देश में
आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके लिए इंदिरा गांधी ने जिससे सलाह ली वो थे बंगाल के चीफ मिनिस्टर एसएस रॉय, सिद्धांत शंकर रे। वो इंदिरा गांधी के काफी गुड बुक्स में थे और उन्होंने ही यह सलाह दी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, सारे राजनीतिक विरोधियों को निर्ममता से दमन किया गया। जयप्रकाश नारायण जो उस रैली के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में सो रहे थे, रात में 1:30 बजे उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। जब तक सवेरा हुआ, देश के सारे बड़े नेता मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अशोक मेहता, यहां तक चंद्रशेखर जो कांग्रेस के ही सांसद थे, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य थे, लेकिन युवा तुर्क के रूप में विद्रोही स्वर रखते थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन सारे लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी तमाम नेता थे, इनकी लिस्ट शाम को ही संजय गांधी और उनकी टीम ने बना ली थी। इन सबको मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद किया गया। इस एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं रहता है। 36,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल चला, पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया गया था। इस पूरे एपिसोड को कैबिनेट को भी नहीं बताया गया। कैबिनेट के मंत्रियों को सवेरे 5 बजे फोन किया जाता है कि 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। ब्रह्मानंद रेड्डी जो उस समय होम मिनिस्टर थे, इनसे कोरे कागज पर साइन कराए जाते हैं। वही कागज बाद में भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, जिस पर इमरजेंसी की लगाने की सूचना दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है उनसे। सारी प्रक्रिया इतनी सीक्रेट रखी गई कि होम सेक्रेटरी एसएल खुराना, आईबी के डायरेक्टर ए जयराम, उनको सवेरे तब पता चला जब अधिकांश विरोधी जेल भेजे जा चुके थे। कानून मंत्री एचआर गोखले को यह सूचना तब मिली जब वो सवेरे कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और उस रात सारी प्रेस की लाइट काट दी गई थी। कोई भी समाचार परमिशन के बाद ही छप सकता था। अगर कोई विरोधी समाचार छापता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। रेडियो पर वही समाचार आते थे जो सरकार समर्थक होते थे। जुडिशरी और मीडिया की स्वतंत्रता को कुचला गया। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र को फांसीवाद और तानाशाह शासन में डाल दिया गया। मासूमों पर जुल्म किए गए, निर्दोषों को जेल भेजा गया। सुंदरीकरण के नाम पर बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। लोगों की जबरन नसबंदी की गई। जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, इनको परिवार नियोजन के लिए कोटा फिक्स किया गया। उसके बाद ही इनकी सैलरी रिलीज होती थी। इस समय देश की कमान ना तो भारत सरकार के पास थी, ना पीएमओ के पास थी, बल्कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी परिवार के जो चाटुकार टीम थी वो चला रही थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट देवकांत बरुआ, इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बंसीलाल, सिद्धार्थ शंकर रे, यशपाल कपूर, योग गुरु जो इंदिरा गांधी के निजी योग गुरु थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये देश चला रहे थे। देश पीएमओ से न चलकर एक सफदरजंग रोड से चल रहा था। आने वाले 21 महीने असहनीय उत्पीड़न के थे। मीडिया को म्यूट कर दिया गया था
उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, नौकरशाही नतमस्तक थी। जो हायर जुडिशरी है उसको पंगु कर दिया गया था। सरकार ने संसद में 38 से लेकर 42 तक संविधान संशोधन पेश किए थे। जो 42वें संशोधन में था वो सबसे खतरनाक था। लोकसभा की जो कार्यविधि है, जो टेन्योर है, वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। उसमें यह प्रावधान था कि इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्श्व गायक किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी पर चलने बंद हो गए थे। टीवी उस समय था ही नहीं। अमृत नाहटा की पिक्चर किस्सा कुर्सी का डब्बा बंद हो गई थी। एक और फीचर फिल्म आई थी आंधी, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि देश में लोकतंत्र का सूरज सदा सर्वदा के लिए विलुप्त हो गया है। लेकिन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जो दरबारी कांग्रेसी थे वो इस इमरजेंसी का महिमा मंडन करते थे मैडम के सामने। खुफिया तंत्र मुगालते में रखा उसने श्रीमती गांधी को कि आपको कोई हरा नहीं सकता। और इसी चक्कर में इस तानाशाही पर मुहर लगाने के लिए 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को यह इमरजेंसी समाप्त करने की घोषणा की गई। इस घोषणा में के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। एक बड़ी मजेदार घटना आपको बताता हूं। संसद में जब इस कैबिनेट का जो नोट था इमरजेंसी लगाने के लिए, इसको जब संसद में अप्रूवल के लिए पेश किया गया तो इसको पेश किया बाबू जगजीवन राम ने। इंदिरा गांधी ने यह बिल बाबू जगजीवन राम से पेश कराया। जब जनता पार्टी चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री बनने का जब नंबर आया, उस समय जगजीवन राम जी जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और प्रधानमंत्री पद के बड़े प्रबल दावेदार। लेकिन उनकी इस बात ने एक दलित को भारत का प्रधानमंत्री बनवाने से रोक दिया। ये बात कि उन्होंने संसद में आपातकाल का बिल पेश किया, उनके दावेदारी में बहुत बड़ी बाधा आई। इस इमरजेंसी को याद करना भी बहुत जरूरी है। यह याद इसलिए भी जरूरी है कि हमको याद रहे कि किस तरह संविधान को ही हथियार बनाकर देश की जनता का दमन किया गया, उसके अधिकारों को कुचला गया और कैसे संगठित रूप से शक्ति बनकर हम इसको पार पाए। लोकतांत्रिक परंपराओं के हनन का क्या दुष्परिणाम होता है, यह हमको इससे पता चलता है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।